फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे बातों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे कॉल मेरे पास आते हैं और उसमें यही पूछा जाता है कि सर फॉर्म फिल कर दिए हैं और आगे का हम तैयारी कैसे करें। 30 सितंबर को आपका बीपीएससी का पीटी का एग्जाम होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे कि इतने कम समय में अगर आपका रणनीति सही नहीं होगा तो आप पढ़ने के बावजूद आपका समय बर्बाद होगा और एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ध्यान सुनिएगा कि आपको किस प्रकार पढ़ाई करना है ताकि आप 30 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर लें। देखिए, बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम जो है आपका, वो आपका इस बार टफ होने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि इस एग्ज़ाम में आप फंस सकते हैं। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट जो होते हैं वो अभी भी पुराने तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे हैं और उसका नतीजा यही निकलेगा कि वो एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो मेरे बातों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका उत्तर को देने वाला हूँ जो आप बार-बार फ़ोन करके पूछते हैं, क्योंकि आपको ऊपर में मेरा नंबर मिल जाता है और आप डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं हमको। अगर आप मेरे ग्रुप में होते हैं तो कभी आप ऐसा सवाल नहीं करते हैं और अपना एग्ज़ाम को आप आराम से क्रैक भी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन आप मेरे ग्रुप में नहीं हैं तो फिर मैं आपको ये डायरेक्शन बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान सुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका कहां-कहां से कितने प्रश्न आते हैं और आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए। कुछ मिनट का ये वीडियो है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम को फोड़ दें, तो आराम से फोड़ सकते हैं। घर रह के इस एग्ज़ाम को आराम से फोड़ा जा सकता है। बस आपका अगर सही डायरेक्शन रहेगा तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। बशर्ते सावधान रहें, क्योंकि देखिए होता है कि बहुत सारे जो आपको बताया जाता है या कहीं से भी कुछ भी आपको धरा दिया जाता है, ये पुस्तक पढ़ लीजिए, वो पुस्तक पढ़ लीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग नए होते हैं क्षेत्र में और हमेशा धोखा खाते हैं। कोई लूसेंट का बुक पढ़ करके रट रहा है, सोचता है कि बीपीएससी का एग्जाम निकाल देंगे। कोई सिंगल बुक खरीद लिया है, उसको पढ़ रहा है बीपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए। देखिए, अब आपको जो है ना कम से कम अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई करना होगा। हर पुस्तक को आपको, मतलब जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसे आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। हर टॉपिक को आप समझना होगा। अब आप 4-5 लाइन में किसी टॉपिक को पढ़ करके एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं। अब डीपली नॉलेज का आपको आवश्यकता होगा, थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आने वाला समय में बीपीएससी का मेंस देना है, आपको लेखन कला करना है। तो मैं जब बच्चों को लेखन कला जब सिखा रहा था तो इसी मकसद से मैं 3 महीना लगातार लेखन कला का क्लास चलाया, ताकि उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि वो पीटी को जाकर आराम से क्रैक कर सके। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो निसंदेह वो डीपली पढ़ाई करेंगे और डीपली पढ़ाई करेंगे तो उनका पीटी में वो काम आ जाएगा, है ना। तो एक पंथ जो है 3 काज होता है, क्योंकि यही चीज़ आपका पीटी में भी काम कर जाएगा, इंटरव्यू में भी काम कर जाएगा, सब जगह काम करेगा नॉलेज आपका। इसलिए मेंस जो होता है वो एग्ज़ाम का रीड होता है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल आपके पास समय है उसमें आपको क्या करना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे सब लिखा रहा होगा। देखिए, बिहार स्पेशल जो है ना, बिहार स्पेशल से आपका 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बिहार स्पेशल से आपका लगभग 30 प्रश्न आते हैं, तो आपको आपके पास एक ऑथेंटिक पुस्तक होना चाहिए, अच्छा पुस्तक होना चाहिए। आप किसी पुस्तक को ले सकते, जैसे इम्तियाज़ अहमद जी का पुस्तक है, क्राउन का पुस्तक है बिहार का, दृष्टि का पुस्तक है, कोई एक का चयन कर लीजिए, ठीक है। और उसको जो है ना, उससे आप बार-बार, खासकर बिहार का जो ज्योग्राफी है, भूगोल, इसमें बहुत सारे छात्र गलती करते हैं। हिस्ट्री में गलती नहीं करेंगे बिहार का, वो बार-बार पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन होता है क्या कि भूगोल में जाकर के बच्चे बहुत गलती करते हैं। इसलिए बिहार का मिट्टी, अपवाह तंत्र, है ना, वन्यजीव अभयारण्य, ये सबको बार-बार देखें, खनिज को बार-बार देखें, है ना। तो ध्यान रखना है कि भूगोल को जो बिहार स्पेशल का है उसको बहुत ही बेहतर तरीक़ा से करना है, ताकि एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे, है ना। कहीं भी आपका भूगोल में मिट्टी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको फंसा सकता है। इसलिए भूगोल को अच्छे तरीक़ा से पढ़ें, क्योंकि देखिए बाकी संस्थान, आपका असंयोग, भारत छोड़ो, है ना, बिहार का इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन होता है ना, उसके बारे में आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं और वहाँ से क्वेश्चन सोल्व भी हो जाता है। क्योंकि हम बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक गलतियाँ वो करते हैं कि बिहार में भूगोल को सही से नहीं पढ़ते हैं। भूगोल को सही से पढ़िएगा तो नंबर आपका इंक्रीज होगा थोड़ा सा, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि बिहार ज्योग्राफी जो है उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। बाकी बिहार स्पेशल को अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है। बिहार का क्या योगदान है, बिहार के जो फेमस पर्सनालिटी वाले लोग हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है ना। बिहार के बारे में अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ बताएं आपको कि भूगोल में आप लोग गलती करते हैं, उस भूगोल को आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है आपका लगभग 25 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 1-2 नंबर उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन 25 प्रश्न यहाँ से आते हैं। और इसमें क्या है कि आपका ज़्यादा प्रश्न जो है आपका
वो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका गांधी युग में पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि गांधी युग को बार बार रिवीजन करना है, और प्रीवियस जो आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है उसे तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, लेकिन गांधी युग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। जो बच्चे अलर्ट रहते हैं, जिनको अच्छा गाइडेंस मिला हुआ होता है, तो वो जानते हैं, वो बार बार पढ़ते हैं और वहाँ एक भी गलती नहीं करते हैं। और आप घर पर रह कर तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि गांधी युग को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये कोड में भी कोड है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग से आपके ज़्यादा प्रश्न आते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं भी कुछ इग्नोर नहीं करना है, आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। चाहे यूरोपियन आगमन हो, चाहे मैसूर राज्य हो, आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। चाहे प्रेस का विकास हो, चाहे आपका शिक्षा का बात हो, आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री से आपका 4-5 प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, खासकर जिसका संबंध बिहार से है। मगध महाजनपद से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है ना। बौद्ध जैन धर्म जिनका विकास अपने बिहार में हुआ, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। ध्यान रखेंगे कि आपका मौर्य वंश से जुड़ा हुआ प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, इसको एकदम खंगालेंगे, बार बार पढ़ेंगे, है ना। कौन सा टैक्स है, कौन सा पद के लिए कौन है ना। तो ये सब चीज़ को अच्छे तरीके बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस का, ठीक है। साइंस में पहले आपका होता था कि बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब इक्वल हो गया है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10-10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस के लिए आपके पास जो भी पुस्तक है, आप अगर क्राउन से पढ़ रहे हैं तो क्राउन से पढ़ें, लेकिन NCERT को यहाँ पढ़ना ना भूलें, क्योंकि आपके जितने प्रश्न होंगे उसमें से 90% से ऊपर जो प्रश्न होंगे आपके NCERT से नजर आएंगे, डायरेक्ट नजर आएंगे। अगर आप NCERT को अच्छे तरीक़ा से खंगालेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं यही चाहता हूं कि जो स्टैंडर्ड 10 तक का जो पुस्तक है, 6 से लेकर 10 तक का जो पुस्तक है साइंस का, वो पढ़ना है। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि बहुत सारे छात्र सिंगल बुक खरीद लेते हैं NCERT का, सोचते हैं कि इससे हम पढ़ करके बहुत बार पढ़ेंगे तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे अगर आप NCERT का ओरिजिनल पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो जा करके आपके मोबाइल में ऐप है NCERT का, डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ से जब टाइम मिले, ठीक है, आप साइट से बुक लिए हैं NCERT सार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन इसको आपके पास जब समय मिलता है तो आप एक चैप्टर को उठा करके मोबाइल से पढ़ लीजिए, बहुत ही बेनिफिट देगा। याद रखिए, एग्जाम में आपका नंबर इंक्रीज होगा, छूटेगा नहीं, चाहे ध्वनि हो, चाहे विद्युत हो, चाहे प्रकाश हो, ठीक है, चाहे नेत्र का और रंग बिरंगा संसार हो। आपका NCERT से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, याद रखिएगा। लेकिन NCERT को बार बार पढ़ना है। उससे अगर बुक है आपके पास तो उसको हाईलाइट करेंगे, अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। मोबाइल में है तो उस ऐप को बार बार खोलेंगे, आप एक चैप्टर को लिखेंगे, उसको अपना शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट होता है उसको लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पुस्तक से 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो स्कैन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। रिविजन NCERT का साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिविजन करेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं तो आपको साइंस फंसा देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा हम बात कर रहे हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से आपका लगभग 25 प्रश्न आते हैं यहाँ से, करेंट अफेयर से। और करेंट अफेयर देखिए, करेंट अफेयर से हो सकता है कि क्वेश्चन इंक्रीज हो जाए, 30 पूछ दे इस बार, है ना। तो करेंट अफेयर एक बड़ा क्षेत्र है ना, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार के स्तर पर आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप कोई भी पुस्तक का चयन कर लें। अगर स्पीडी का पुस्तक चयन कर रहे हैं तो ठीक है, स्पीडी का चयन कर लें। लेकिन जब भी आप किसी टॉपिक को स्पीडी से पढ़ रहे हैं तो सिंगल वे लाइन में लिखा होता है स्पीडी पे आपका। जब आप स्पीडी पे खोलेंगे, या मान लीजिए कि आप कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी खोलें, उस पर ढेर सारा देखिएगा कि वो लिखा होता है उसके बारे में, जो चर्चा का विषय होता है, जो चलता है साल भर न्यूज़, है ना। उसको एक एक लाइन में लिखा होता है कि यहाँ पे चीन जो है वो आर्टिक भेड़िया का बनाया है ना, उसका नाम माया है। चीन कोयला चलने वाला एरोप्लेन बना दिया है, जो भी है न्यूज़ पे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी उसमें छोटा छोटा लिखा होता है ना, उसको वहाँ से टिक करना है, हाईलाइट करना है, और एक बार जाके गूगल से ये पढ़ लेना है उस न्यूज़ को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ध्यान रखना है, स्पीडी प्लस गूगल को करेंगे, याद रखेंगे। अगर आपका पास कोई पुस्तक नहीं है अभी और समय भी बहुत कम है तो स्पीडी प्लस गूगल को करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि सिर्फ स्पीडी से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा आपको डीपली उतरना पड़ेगा उस टॉपिक के बारे में, और अच्छे तरीक़ा से आप पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चंद्रयान अगर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं तो 2 के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। 2008 में जो चंद्रयान पहला हुआ था उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि उससे जुड़ा हुआ तथ्य को तो पढ़ना ही है आपको,
और अच्छे तरीक़ा से अगर स्पीडी को समझना है तो प्लस गूगल का सहारा आप ज़रूर लेंगे, ठीक है। उस न्यूज़ में आप अच्छे तरीक़ा समझ सकते हैं उसके बारे में। सिर्फ स्पीडी से पढ़ेंगे रटंत विद्या वाला अगर आप अभी भी अपनाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में ये रटंत विद्या वाला चीज़ नहीं चलने वाला है, आप डिस्क्वालीफाई होकर आउट हो जाएंगे एग्ज़ाम से, ठीक है। आगे बात करते हैं हम मैथ का। देखिए मैथ में जो है आपका ध्यान सुनिएगा कि मैथ जो है उससे 10 नंबर का प्रश्न होते हैं, जिसमें रीजनिंग आपके 1-2 ऐसे होते हैं जो आपको फंसा दे, आपका समय किलिंग वाला होता है, ठीक है। बाकी मैथ जो होता है मतलब लगभग 10 में से 8 मैथ ऐसे होते हैं जो आप बना सकते हैं अगर आप अभ्यास कर रहे हैं मैथ का। तो मेरे द्वारा जो सेट दिए जाते हैं उसमें रोज़ आपका 5 गो मैथ होते हैं, ठीक है, 50 प्रश्न में, ताकि जानते हैं हम कि मैथ में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कितना अभ्यास भी नहीं करते हैं मैथ का। 10 नंबर की बात है, इतना जहाँ भीड़ हो ना वहाँ 10 नंबर का बात समझ रहे हैं आप। कहते हैं कि 140 में हम इतना ले आएंगे, तो गलत धारणा। मैथ आपको पढ़ना चाहिए, एक एक चूज कीजिए एक चैप्टर को, परसेंटेज को उठाइए, उसको 5 दिन सोचिए कि हम परसेंटेज को ही 5 दिन पढ़ना है, 5 दिन कम से कम 5-5 मैथ हमको परसेंटेज से पढ़ना है। अभी समय आपका कितना है ना, तो 5-5 मैथ परसेंटेज को चूज कीजिए, 5 दिन परसेंटेज पढ़िए, फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़िए, रिवीजन करते रहिए 1-2 मैथ को, तो कुछ ना कुछ तो मैथ आपको वहाँ सोल्व कर ही देंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जीरो करके नहीं आना है आपको मैथ में, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर मैथ है आपका 10 नंबर का तो 10 प्रश्न है तो उसमें से 6 प्रश्न आपको बना के आना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर नहीं भी आपको मैथ आता है, क्योंकि मैथ अधिकतर छात्र बना के आ जाते हैं पूरा का पूरा, आप बनाते नहीं हैं मैथ को, कहते हैं कि बीपीएससी निकल जाएगा, तो इतना बड़ा गैपिंग समझ रहे हैं, वो आपका 10 नंबर बना देगा, आप पीछे रह जाइएगा छोड़ के मैथ को, है ना, वो जीएस में भी गलती कर दीजिएगा। तो मैथ तो आपको पढ़ना ही है, बाद में आपको डीआई पढ़ना ही है मेंस में, तो क्यों ना हम मैथ को अभी से ही पढ़ें धीरे धीरे, ताकि मेरा प्रीलिम्स में भी काम आ जाए। दिमाग को ठंडा रखिए, दिमाग को अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाइएगा, ठीक है, पैनिक हो जाइएगा, तो आप कभी जीत नहीं सकते हैं लड़ाई को जीतने के लिए शांत रहा जाता है, चुपचाप रहा जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे, जब आप शांत रहिएगा तो आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा। आपको अपना बेस्ट लाना है एग्जाम में, बेस्ट करना है आपको, ठीक है। जो मतलब बहुत सारे बच्चे पहले ही फॉर्म भरते ही कल्पना देख लेते हैं कि ट्रिपल स्टार है, ये है, डीएसपी हो गए हम, ठीक है। नहीं, दिमाग को शांत रखिए, आपको जीतना है वहाँ पे, तो दिमाग को एकदम शांत रहिए, एक समझदार मतलब होता है ना, एक इंटेलिजेंट थोड़ा सा बनिए, थोड़ा एक होता है ना कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए अपना, क्योंकि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन है, बिल्कुल सही कहावत है। और ये चीज़ जो होता है ना, जिसमें कॉमन सेंस रहता है ना, वो नहीं भी आएगा ना आपको क्वेश्चन, तो वहाँ आप क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। मेंस थोड़े एक वहाँ लिखना है आपको, 5 ऑप्शन है आपके पास, ज़्यादा चांस होता है कि 3 ऑप्शन जो है उसी में कोई सही होगा। एक डी जो होता है उपयुक्त में से जो 1 से अधिक होता है, ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, इसका भी टेक्निक हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। और मेरे जितने भी छात्र हैं मैं उन्हें बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करते हैं प्रश्न को, ठीक है। एग्जाम में अगर कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे तो ये बड़ा एग्जाम है, छोटा गलती में आप फंस जाएंगे तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है वो है ज्योग्राफी से भी 10 प्रश्न आते हैं। ज्योग्राफी से अच्छे तरीक़ा से आप अपवाह तंत्र को पढ़ें, जलवायु को पढ़ें, है ना, भारत का भौगोलिक स्थिति को पढ़ें, मिट्टिया को पढ़ें, है ना, तो ध्यान से आप कृषि को पढ़ें। तो यहाँ से अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है निसंदेह ज्योग्राफी में आप अच्छा करेंगे, और 10 में से कम तो 9 या 8 प्रश्न आप बना ही दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी को एकदम अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है आपको, और ज्योग्राफी में भी आप एनसीईआरटी का सहारा लेंगे, एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ना है आपको ज्योग्राफी के लिए। स्टैंडर्ड 6 का एनसीईआरटी का पुस्तक उठा लीजिए, ऐसा लगता है कि उससे इतना कम सस्ता पुस्तक और इतना भयानक उसमें नॉलेज दिया हुआ है, तो 2-3 बार पढ़िएगा तो हमको लगता है कि कम से कम 25% तो उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक पतला सा पुस्तक से आपका ज्योग्राफी। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है ज्योग्राफी के लिए, भले ही इतना मोटा सा पुस्तक ले लीजिएगा, उस समय के लिए रहेगा आपका। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना सही से जानते हैं तो एग्ज़ाम भी आप आकर आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का सहारा जरूर लेंगे। अपना जो भी है मोबाइल में ऐप है या बुक लिए हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन अगर 10 प्रश्न आते हैं पॉलिटी से, तो इसमें से बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं आपका पॉलिटी से। तो पॉलिटी तो आराम से बन जाएगा, थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ लेंगे, है ना, राज्यपाल को, है ना, उच्च न्यायालय को, मुख्यमंत्री को, राज्य मंत्रिपरिषद को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेंगे, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, है ना, इस सबको अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे पॉलिटी बड़ा ही आसान होता है, भले ही 1-2 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दे आपका बीपीएससी में, लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन अच्छे तरीक़ा से आप बना सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो, है ना। समय अभी आपके पास है, टूट पड़िए, 10 घंटा दम उस पर टूट पड़िए एग्जाम पे, आपका एग्जाम कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। कोई धरती पर नहीं रोक सकता है, कहते हैं जहाँ चाह है वहीं राह है, और आपको कौन हरा सकता है, खुद से सोच लीजिए कि आप कितना बलवान हैं।
खुद अपने आप में झांक के देखिए कि आप में कितने शक्ति है, जो समावेश है आपका शक्ति का, उसको बाहर निकालिए। अब समझें, उसका वक्त आ चुका है, अपने आप को समझिए कि आप कितना इंटेलिजेंट है। वो चीज़ भूल जाइए। कितने फ़ोन पे पूछते हैं कि सर मेरा 10th में सेकंड डिवीज़न आया था, इंटर में इतना डिवीज़न आया था, क्या मैं एलिजिबल हूँ बीपीएससी के लिए? कैसा है, बेहुदा सवाल है। अभी वर्तमान में आप क्या है ये चेक करेगा ना बीपीएससी। बीपीएससी जाइएगा तो ये चेक करेगा ना आपका, वहाँ जब जाइएगा आप प्रीलिम्स निकालिएगा, मेंस निकालिएगा, इंटरव्यू में जाइएगा जहाँ आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होगा, कैसा आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो। तो ये अभी व्यक्तित्व, अभी वर्तमान में आप क्या हैं, अपने आप में बदलाव लाएँ कि नहीं लाएँ, ये बीपीएससी चेक करेगा। आप एक अधिकारी के रूप में चयनित होने लायक हैं या नहीं है, ये चेक करेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि अब समझदार हो जाइए, थोड़ा सा अपने आँख को जो है ना कम पलक को गिराइए, समझे? थोड़ा समझदार हो जाइए तो बीपीएससी आराम से निकल जाएगा आपका। लेवल बीपीएससी का बढ़ चुका है, 66 और 67 जैसे क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा इस बार, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी होगा आपका, स्टैंडर्ड वाले प्रश्न हो सकते हैं आपका। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आप अच्छे से डीपली से, अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन पढ़ रहे हैं, उससे आप 3, 4, 5 बार 10 बार पढ़िए, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न पूछ देता है ना, चाहे बिहार के संदर्भ में पूछे या राष्ट्रीय स्तर पे पूछे। तो उसको जब आप अच्छे तरीक़ा से बार बार पढ़ेंगे तब जाकर उसका कुछ क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा। नहीं तो बहुत सारा डीपली तथ्य है उसमें, जो आप अच्छा पुस्तक से अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई पतला सा पुस्तक लेकर बैठ गए हैं, उससे आप फिर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं सिर्फ, तो फिर नहीं होगा आपका। ध्यान रखिएगा, डीपली उतरना होगा, पढ़ना होगा एकदम अच्छे तरीक़ा से टॉपिक को। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स। 10 नंबर यहाँ से ये पूछे जाते हैं आपका। तो ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, अच्छे तरीक़ा से बजट को, आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है ना। ध्यान रखना है कि मुद्रा बैंकिंग हो गया आपका, फिर से बहुत सारे योजनाएं हैं वो आपको पढ़ना है ना। राष्ट्रीय आय है उसको पढ़ना है अच्छी तरीक़ा से। तो इस प्रकार अगर आप पढ़ते हैं अच्छी तरीक़ा से तो आपका निस्संदेह आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोकेगा, बीपीएससी का निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए एग्ज़ाम में। आप लोग सिर्फ कोर एरिया पे भी फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पे एग्ज़ाम कर लो 120 पार हो जाएगा, असंभव है। कोर एरिया पे सिर्फ फोकस नहीं, बाकी जो आपका कमज़ोर, से इकोनॉमिक्स हो गया उस पर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, है ना। मैथ हो गया उस पर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, ज्योग्राफी पे ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, पॉलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का समझ रहे हैं आप, इसमें से आपको सब में सही करते हैं, एक प्लस पॉइंट है जो अधिकतर छात्र नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम को निकालने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। मेरी बातों को तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यही जो रणनीति आपको बता रहे हैं, कुछ टॉपिक ही बता रहे हैं करंट अफेयर का, जो एक बार में याद नहीं होता है, आपको बार बार उसको पढ़ेंगे तब जाके आपको याद होगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जैसे देखिए, आप लोग वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ना, बिहार का, भारत का, एक प्रश्न तो यहाँ से पूछ दिया जाता है, घुमा फिरा के हो सकता है 2 प्रश्न पूछ दे। जब जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो क्यों ना इसको हम बार बार पढ़ के एकदम अच्छे तरीक़ा से एकदम एक आंकड़ा को याद कर लें। आंकड़ा एक बार में याद नहीं होगा, चाहिए कि एग्जाम के 10 दिन पहले हम पूरा याद कर लें, तो फिर आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा, जो पढ़े हैं ना वो भी दिमाग से बाहर भाग जाएगा, समझे। इसलिए बोलते हैं कि अभी से जो समय है ना, इस समय जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो अभी आप आराम से एग्जाम में सेंटर पर जब बैठ जाइएगा तो किसी चीज़ को रिकॉल कीजिएगा तो दिमाग पे आ जाएगा त्वरित, मतलब कि अभी का जो पढ़ाई किया हुआ है नज़दीक का, समझे। क्योंकि यही वो समय है जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा अगर आप सही से यूज करेंगे इसको तो। क्योंकि यही समय है जिसमें जो लगातार अगर 12 घंटा, जो 10 घंटा पढ़ रहा है बच्चा, वो एग्जाम को निकाल लेगा, उसको अगर सही रणनीति उसके पास रहेगा तो। ठीक है, तो वन रिपोर्ट, भारत का वन रिपोर्ट हो गया, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण जो है, ये सबको आप एक बार में याद नहीं कर सकते हैं। ये सबको रोज़ देखिए, रोज़ देखिए, रोज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूचकांक में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है कि भुखमरी सूचकांक है ना, हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये सब रिपोर्ट सूचकांक को अच्छे तरीक़ा से आपको पढ़ना है। अगर आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे तो डाटा कहीं मिस नहीं करेंगे, है ना। कौन जारी करता है, कितना स्थान भारत का है, पहला पे कौन है, बार बार देखेंगे। कहीं मन किया तो भाई चलो न्यूज़ पे देख लेते हैं, खोलेंगे गूगल पे तो उसके बारे में पूरा डाटा आ जाएगा, है ना। कोई ना कोई वेबसाइट पे मिल ही जाता है आपको अच्छे तरीक़ा से, एक बार पढ़ लेंगे, है ना, तो उसको फिर आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन बार बार आपको देखना होगा। हर बार में पढ़ेंगे, बहुत सारे सूचकांक है, उसी में किचर पिचर हो जाएगा, है ना। 156 या 165 में कंफ्यूज होकर मारिएगा, ठीक वहाँ गलत हो जाएगा, एक गलती भारी पड़ेगा। इतने बड़े एग्जाम में एक गलती भारी पड़ेगा, इसलिए अभी से आप सावधान हो जाइए। बीपीएससी अगर आप छात्र हैं तो बीपीएससी बदल चुका है तो खुद को भी बदल दीजिए, है ना। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अपना आँख का जो है ना पलक कम गिराइए, सोचिए ज़्यादा, दिमाग को जो है ना ताकत पहुँचाइए। ठीक है, देखिए आगे है आपका
भारत सरकार का रिपोर्ट हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, है ना, जनगणना हो गया, उसको अच्छे तरीक़ा से बिहार का जनगणना को पढ़ना है, क्वेश्चन तो पूछेंगे यहाँ से आपका। प्रमुख मोबाइल ऐप हो गया बिहार स्टेट गवर्नमेंट का, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। पुरस्कार हो गया, पद्म पुरस्कार, है ना, उसको ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और आपका खेल कूद हो गया, जैसे आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल गेम हो गया ना, इस तरह का बहुत सारे खेल कूद आपको इस पीरियड मिल जाएंगे, उसको देखते रहना है ताकि उससे क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना दें, है ना। उसके बाद आपका योजनाएं, स्टेट गवर्नमेंट का योजनाएं हैं अपने बिहार सरकार का, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योजनाएं हैं ना, जो लेटेस्ट है खासकर उस पर तो हम अच्छे से नज़र कराएंगे ताकि आपका कोई योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ना छूटे। उसका क्या उद्देश्य है ये पढ़ेंगे, कब आया था वो ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। उद्देश्य में आपसे क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपर्पज़ रहते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि ऑप्शन डी होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से योजनाएं को पढ़ेंगे इस तरीक़ा से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजना से प्रश्न होंगे आपके तो बार बार योजनाओं को, एक दो तीन योजना को चयन करेंगे एक दिन में, 2 योजना को, और 2 योजना को ना अच्छे तरीक़े से पढ़ लेंगे, फिर अगला दिन 2 योजना को हम खोजेंगे, फिर उसको पढ़ लेंगे। इस तरीक़े से एक ही बार बोझ लीजिएगा तो दबा जाइएगा आप, समझे। तो छोटा-छोटा सा जो है ना, छोटा-छोटा सा अपना जो है ना, छोटा-छोटा सा पार्टिकल्स को उठाइए और उसको पढ़िए, है ना। नहीं तो एक ही बार पता चलेगा इतना बड़ा बोझ गिर गया सर पे के लिए बेहोश हो गए हम। तो अच्छे तरीक़ा से आपको पढ़ना है। फिर से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, इसको अच्छे तरीक़ा से आपको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, कब स्थापना हुआ, है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या काम करता है, कौन सा रिपोर्ट जारी करता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप बीपीएससी के छात्र हैं तो थोड़ा सा डीपली उतरेंगे इस क्षेत्र में तो आपका एग्ज़ाम निस्संदेह निकल जाएगा। बात करते हैं कि प्रैक्टिस जो है आप कहीं से भी कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस को सही से करें, क्योंकि देखिए ये सब बात आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत पीटी का मतलब होता है, देखिए पी फॉर प्रीलिम्स और पी फॉर प्रैक्टिस। जितना आप अभ्यास करेंगे, ये समय आपका अभ्यास करने का था, लेकिन आप लोग गलतियाँ किए हैं, आप लोग नहीं रिविज़न किए हैं और बार बार एक गलती करते हैं कि फॉर्म जब आता है उसके बाद सोचते हैं कि हमको तैयारी करना है। तो कुछ बिगड़ा अभी भी नहीं है, आप बिल्कुल जीरो पे नहीं हैं, आप एक ग्रेजुएट एस्पायरेंट हैं। बहुत कुछ पहले भी आपने पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ के बैठे हैं आप लोग, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना। तो अभी भी आपके पास समय है, अपने पुस्तक से अच्छे तरीक़ा से पढ़ें। कम से कम अगर अभी कुछ आप कम पढ़े हैं तो वीक में 1 सेट आपको बनाना अनिवार्य है, वीक में 1 सेट बनाना अनिवार्य है और उस पे आपको आकलन करना है कि मेरा कहाँ पे कमी है, कहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कमी कहाँ पे, जहाँ मान लीजिए कि बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तुरंत जाके बिहार स्पेशल को खोज के उसी टॉपिक को देख लीजिए, आकर के अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा कि हाँ भाई अब इससे मेरा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इस तरीक़ा से अपने गलतियाँ को तुरंत सुधार लीजिए, तुरंत कार्रवाई कीजिए उस पर। देखिए फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र अपने गलतियाँ को नहीं देखते हैं, फिर अगला सेट को बनाते हैं। ये सप्ताह में 1 ही सेट को बनाइए, लेकिन पूरा दिमाग खपाइए उस पर, एकदम क्वेश्चन पर तिरकम भिगाइए, साम ताम दंड भेद का प्रयोग कीजिए कि भैया ये 3 गो ऑप्शन है ना, एकरा में से हमको सही निकालना है। अगर वो नहीं आ रहा है तो कुछ धीरे धीरे जब अभ्यास कीजिएगा तो ये जो टेक्निक है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बहुत दिन से अभ्यास नहीं किए हैं तो अभी आपके पास सप्ताह में 1 सेट को बनाना है। और बाकी अगर आप बिल्कुल अभी उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं किए हैं, अगर पढ़ाई सब कुछ कर चुके हैं तो जो रणनीति आपको बताएं इसको फॉलो कीजिए और सप्ताह में 2 सेट को बनाइए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल अभी उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं किए हैं तो सप्ताह में 1 सेट को बनाइए, लेकिन हाँ बाकी समय पर पूरी तरीक़ा से आप पढ़ाई में डूब जाइए। सेट बनाते वक्त हम पूरा ध्यान दीजिए कि मेरा यहाँ पे गलती है, इसको सही कीजिए। अगर ये रणनीति अगर आप अपनाते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिए कि फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं रुकेगा। मेरे बातों को ध्यान से समझ जाइएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि आप लोग एक बहुत बड़ा गलती करते हैं कि अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अपने आप को अगर आकलन कीजिएगा तो आप बहुत ही होनहार हैं। आप में वो सभी व्यक्तित्व का समावेश है जो एक महान व्यक्ति में रहा है। और अपने आप को अगर पहचान गए तो फिर वो दिन दूर नहीं है जो आप बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम को ना आराम से जाकर क्रैक कर दीजिएगा मुस्कुराते हुए। टेंशन मत लीजिए, पैनिक नहीं होइए, खुश रहिए और आराम से जाकर एग्ज़ाम को दीजिए। बस अपना जो समय है ना उसको एकदम अच्छा से यूटिलाइज कीजिए और अपना बेस्ट देने का प्रयत्न कीजिए। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।